हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो इथोलॉजी के अंदर आपकी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसके अंदर अपन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए इथोलॉजी के अंदर अपन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने फिश माइग्रेशन एंड बर्ड माइग्रेशन को कंप्लीट किया था, और इससे पहले भी आपके जो इथोलॉजी के इम्पोर्टेंट 5-7 वीडियो अपलोड कर दिया आपके फिरोमोन्स वगैरह से रिलेटेड, और जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के अंदर, उसके अंदर जो आपकी इथोलॉजी दे रखी है टॉपिक वाइज, उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके उनको देख लेना, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके अंदर। ठीक है। तो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने आपके फिश माइग्रेशन और बर्ड माइग्रेशन, जहाँ से आपके क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं इंपॉर्टेंट, उन सारी चीजों को माइंड में रख के अपन ने उन सब चीजों को डिस्कस किया था। तो इसलिए ये चीजें सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और पहले आपकी जो प्लेलिस्ट बनी है उसके अंदर 9 वीडियो अपन ने अपलोड कर दिए, जैसे फिरोमोन है, सोशल बिहेवियर है, फिश माइग्रेशन हो गया, बर्ड हो गया, फिरोमोन्स हो गए, सोशल बिहेवियर हो गया। ठीक है। सोशल बिहेवियर में आपकी मोनोगेमी है, पॉलीगेमी है, पॉलीएंड्री है। ठीक है। सारे इसके अंदर अपने देख लिए, और जो मोटिवेशन कॉन्सेप्ट है, और जो नॉर्मल आपके इथोलॉजी के जो बेसिक्स हैं, ये सारे अपन ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस कर लिया इथोलॉजी के लिए। और ये आपकी इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के एग्जाम्स के लिए, कि आपकी इथोलॉजी कंप्लीट आती है और वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं वो डायरेक्ट इथोलॉजी के अंदर। एक तो साइंटिस्ट के नाम से क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, कोई कॉन्सेप्ट देंगे फिर पूछेंगे साइंटिस्ट का नाम, या फिर जो एनिमल्स वगैरह पे स्टडी की है उनके नाम। तो इन सारी चीजों को माइंड में रख के अपन ये वीडियो सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप इथोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाना, और वहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है, वो जो अपन एनिमल बिहेवियर की स्टडी करते हैं, वो स्टडी मेथड्स। तो स्टडी मेथड ऑफ एनिमल्स बिहेवियर, एनिमल के बिहेवियर को अपन किस किस तरीके से स्टडी करते हैं, ये सारी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। स्टडी मेथड वाले के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि यहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह के नाम ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में, कि किस साइंटिस्ट ने किस एनिमल्स पे स्टडी की। तो इसलिए अपन उन सबको माइंड में रख के सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब दिक्कत ये आती है कि एनिमल बिहेवियर की नीड क्यों है आपको स्टडी करने की। तो देखो, अगर आपको किसी एनिमल को फोकस करना है, दैट मीन्स आप इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि ऐसी एनिमल्स की आपको उसका आपका हैबिटाट देखना है, या आप उसको इकोलॉजी देखनी है, या आप उसको उसकी फीडिंग स्ट्रेटजी देखनी है, या आपको उसका ब्रीडिंग बिहेवियर देखना है। ऐसी सारी चीजें जो एक एनिमल्स हैं एनवायरनमेंट के अंदर रह के कंप्लीट करता है, और उन चीजों को आपको स्टडी करना है। तो उन स्टडी करने के लिए आपको उस एनिमल्स की स्टडी करनी पड़ेगी। एनिमल की स्टडी करने के लिए काफी सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना काम किया है। ठीक है। उन सबको अपनी डिस्कस करेंगे। एनिमल की स्टडी करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। अगर आपको एनिमल की आपकी बिहेवियर स्टडी करनी है, तो आपके पास दो तरीके आते हैं कॉमन। एक तरीका तो आता है कि आप एनिमल्स को पकड़ो और उनको आप लेबोरेटरी में लेके आओ, और वहां पे आप उनकी स्टडी करो। एक हो गया कि आप उनको नेचुरल खुले एनवायरनमेंट के अंदर उनके ऑब्जर्वेशन करो और फिर उसकी स्टडी करो। तो एनिमल स्टडी के अंदर अपने पास बेसिकली दो तीन तरीके आते हैं। एक तो लेबोरेटरी है और एक नेचुरल है, जो कॉमन दो है। इनके अंदर आगे इनके सब डिवाइडेशन दे रखे हैं टॉपिक वाइज, की लेबोरेटरी के अंदर कौन सी कंडीशन हैं, और आप नेचुरल के अंदर आप नेचर के अंदर आप डायरेक्ट कैसे उनकी स्टडी करोगे। तो ये सारी चीजें आती हैं आपके पास में। एनिमल स्टडी पे जाने के लिए सबसे पहले अपने को ये दो चार साइंटिस्ट हैं जिनको कुछ यूनिक काम उन्होंने कर रखा है, तो वो एक बार देख लेते हैं। जैसे एक नाम आता है आपके, गोडेल नाम साइंटिस्ट है, जैन वैन लेवी गोडेल। इन्होंने चिंपांजी पर स्टडी की थी। अब इथोलॉजी के अंदर एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आपके डिवाइन फोसी, इन्होंने स्टडी की थी आपके गोरिल्ला पर। अब ये एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिवाइन फोसी का रिलेशन किस साइंटिस्ट का किस एनिमल के साथ में है। तो इसका हो गया आपके गोरिल्ला के साथ में। इसके बाद में एक साइंटिस्ट का नाम था आपके सेलर, जॉर्ज बी सेलर। इन्होंने की थी आपके टाइगर और हिमालयन एनिमल्स पे। जो अपना टॉपिक है अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो अपन ने तीन टॉप लाइनें लिखी हैं, यहाँ से अपना आज का क्लास स्टार्ट हो रही है।
इसके बाद में एक साइंटिस्ट और आपके इरविन डिबोर, इन्होंने स्टडी की थी बबून्स पे। इसके बाद में एक साइंटिस्ट और आते हैं आपके जॉन एफ आइजनबर्ग, इन्होंने की थी आपके मैमल्स की बिहेवियर पे। तो ये आपको जो 5 साइंटिस्ट के नाम है, एक बार इनको ध्यान रखना, इनको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि आपको एनिमल्स बिहेवियर की स्टडी करने के तरीके आपके पास में क्या-क्या हैं। एक सेकंड। अपने स्टार्ट करते हैं कि मेथड्स, एनिमल्स बिहेवियर के लिए मेथड। मेथड्स में अपने पहले कहा कि आप उसकी स्टडी करो लेबोरेटरी के अंदर, इन लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में। और एक हो गया आपको उनकी वाइल्ड फॉर्म में, इन नेचर में, नेचुरल हैबिटेट। आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि लेबोरेटरी के अंदर एनिमल्स की स्टडी कैसे करते हैं, ठीक है, किस किस तरीके से करते हैं। तो ये सारी बातें अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अपना पहला टॉपिक है स्टडी इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर आप एनिमल्स की कैसे स्टडी करोगे। अब देखो, लेबोरेटरी के अंदर आपको स्टडी करनी है तो कॉमन सी ध्यान रखो, लेबोरेटरी के अंदर आपके पास एक लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड चीजें हैं। तो लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड चीजें हैं, तो आपको स्टडी भी उनकी उसी अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है आप उनके कुछ एनाटॉमिकल स्टडी करो, उनकी आप उनके कुछ ब्रेन की स्टडी करो, आप उसको उनके अंदर कुछ केमिकल्स इंजेक्ट करा के फिर स्टडी करो। तो आप लिमिटेड स्पेस के अंदर लिमिटेड चीजों की स्टडी करोगे। तो स्टडी लेबोरेटरी के अंदर अपने पास 3 तरीके आते हैं। अगर आपको किसी एनिमल की स्टडी करनी है लैब के अंदर, तो आप लैब के अंदर आप एनिमल्स की 3 तरीके से स्टडी कर सकते हैं। एक तो होता है आपके न्यूरो एनाटोमिकल, एक आता है आपके न्यूरो फिजियोलॉजिकल, और एक आता है आपके पास में न्यूरोकेमिकल। अब देखो, न्यूरो का मतलब ब्रेन से, एक चीज तो साफ हो गई। एनाटॉमिकल के अंदर मतलब ये है कि आपके किसी ब्रेन को, किसी पार्ट को आपने डिस्ट्रॉय किया और आपने रिलेशन देखा कि इस ब्रेन के इस पार्ट को डिस्ट्रॉय करने से एनिमल के कौन सा बिहेवियर है वो इनफेक्ट उसके इफेक्ट हो रहा है। एनाटॉमिकल हो गया। फिजियोलॉजी का मतलब आप एनिमल्स की कुछ फिजियोलॉजी को आपने डिस्टर्ब किया ताकि उनका बिहेवियर चेक करो। केमिकल्स का मतलब आपने कोई ना कोई केमिकल उसके अंदर इंजेक्ट कराया, कुछ आपने स्टेरॉइड या कुछ हार्मोन, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करवाई जिससे उनके एनिमल बिहेवियर के अंदर डिस्टर्बेंस हुआ। तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि एनिमल के अंदर इन चीजों को इंजेक्ट कराने से एनिमल का ये वाला पार्ट है वो, उससे इफेक्ट हो रहा है। तो अपन डायरेक्ट उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो अपने पास अगर लैब में अपने को स्टडी करनी है एनिमल्स की, तो लैब में स्टडी करने के लिए अपने पास 3 तरीके हैं, न्यूरो एनाटॉमिकल, न्यूरो फिजियोलॉजिकल और न्यूरो केमिकल। तो पहले अपन चलते हैं न्यूरो एनाटॉमिकल पर। न्यूरो एनाटॉमिकल को एक दूसरा नाम और देते हैं, इसको लेसन और एब्लेशन टेक्निक भी कहते हैं। एब्लेशन टेक्निक का मतलब नाम होता है कि आपने किसी ब्रेन को, किसी पार्ट को आपने डैमेज किया और उसके बाद में आपने स्टडी की, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लेसन और एब्लेशन। न्यूरो एनाटॉमिकल फर्स्ट मेथड आपके पास में। इसके अंदर क्या करते हैं कि किसी एनिमल्स का ब्रेन का कोई पार्ट है, उस ब्रेन को, किसी पार्ट को आपने डिस्ट्रॉय किया और फिर आपने नोटिस किया कि इस पार्ट को डिस्टर्ब करने से एनिमल का ये वाला बिहेवियर है वो इफेक्ट हो रहा है। तो इसको अपन सिंपली क्या कहेंगे, डिस्ट्रॉय एनी पार्ट ऑफ ब्रेन। एक सेकेंड। डिस्ट्रॉय एनी पार्ट ऑफ ब्रेन, आपने किसी पार्ट को डिस्टर्ब किया, आपने उसको डिस्ट्रॉय किया, और आप क्या करोगे फिर, ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शंस रिलेटेड टू डैमेज्ड पार्ट। सिंपली ये कह सकते हो कि आपने पहले ब्रेन का कोई टुकड़ा था उसको डैमेज किया, छोटे से पार्ट को, और आप डैमेज करने के बाद में आप देख रहे हो कि उसका फंक्शन क्या था जिसके अंदर एनिमल्स का बिहेवियर डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। इसमें अंदर अब्लेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टिश्यू। सिंपल ध्यान रखो, यहाँ पे 2 वर्ड लिखते हैं, तो आज एब्लेशन, इसका मतलब हो गया रिमूवल ऑफ टिश्यू।
आप किसी टिश्यू को रिमूव कर सकते हो एनिमल का बिहेवियर देखने के लिए न्यूरो एनाटॉमिकल के थ्रू। एक होता है आपका लेसन जिसके अंदर आप पैथोलॉजिकल चेंजेस इन टिश्यू आप चाकू वगैरह से उसके अंदर कट लगा सकते हो। बाई नाइफ किसी भी चीज से आप उसके अंदर चीरा लगा के उसको टुकड़े को डिस्ट्रॉय करके फिर उसके बाद में आप एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में देखो न्यूरो एनाटॉमिकल का मतलब हो गया कि ब्रेन के किसी पार्ट को आपने डिस्ट्रॉय किया और उसके बिहेवियर को नोटिस किया कि जो उस ब्रेन वाले पार्ट से रिलेट कर रहा था। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये कह सकते हो आपने किसी ब्रेन के पार्ट ए है उस ए को डिस्टर्ब किया और ए को डिस्टर्ब करने के बाद में आपने क्या देखा कि वो जो एनिमल है वो पानी नहीं पी रहा, एनिमल है वो खाना नहीं खा रहा, तो दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि ब्रेन वाला वो पार्ट था वो उसके ड्रिंकिंग सेंटर से रिलेटेड था, वो उसके हंग्री सेंटर से रिलेटेड था, वो उसके फीडिंग सेंटर से रिलेटेड था, ऐसे अपन उसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसके बाद में एक वर्ड आता है यहाँ पे इस मेथड के अंदर, उसको बोलते हैं स्टीरियोटैक्सिस एटलस। अब देखना क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, स्टीरियोटैक्सिक एटलस। स्टीरियोटैक्सिक एटलस का मतलब ये होता है कि ब्रेन मैप आपने क्या किया, टेक्निक्स के द्वारा आपने उसके ब्रेन को डिस्टर्ब करके उसके बाद में उसकी एक्टिविटी के लिए आपने ब्रेन का मैप बनाया, तो इसके लिए बोलते हैं इसको स्टीरियोटैक्सिक एटलस। तो सिंपल ध्यान रखो, ब्रेन मैप, जो ब्रेन मैप अपन डिजाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टीरियोटैक्सिक एटलस। अब स्टीरियोटैक्सिक एटलस के लिए ब्रेन मैप के लिए अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग एनिमल्स पे ब्रेन का मैप बनाया। तो इसके अंदर आप ध्यान रखो, एक साइंटिस्ट आता है आपके डी ग्रूट, उन्होंने किस एनिमल का ब्रेन मैप बनाया, रेट का। उसके बाद में नाम आता है कि आपके जैस्पर और मार्सन, और यहाँ से आपके आरपीएससी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैस्पर और मार्सन इन्होंने बनाया था डॉग का, सॉरी कैट का। फिर एक साइंटिस्ट थे आपके लिन एंड, लिन का नाम को सिंपल, लिन ने बनाया था आपके डॉग। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आरपीएससी में डायरेक्ट आते हैं कि जैस्पर और मार्सन ने किस एनिमल के ब्रेन मैप या स्टीरियोटैक्सिक एटलस बनाया था। वो कौन सा हो गया आपके रेट का। उसके बाद में आपके साइंटिस्ट आता है जास्पर, उसने बनाया था बिल्ली का। उसके बाद में आपके साइंटिस्ट लिन, इन्होंने बनाया था कैट। तो ये तीनों जो आपके ब्रेन मैप लिखे हैं ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, इसको ध्यान रखो, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में डिजाइन हो जाते हैं। तो स्टीरियोटैक्सिक एटलस का मतलब आपने ब्रेन मैप बनाया। उसके बाद में एक अलग साइंटिस्ट आए थे ब्रोका, एक वो डॉक्टर थे, इन्होंने क्या किया 1861 में इन्होंने कुछ अलग अलग रिसर्च की और उन्होंने बोला कि जो आप ब्रेन है उसके अंदर दो अलग अलग एरिया पाए जाते हैं, एक ब्रोकास एरिया होता है, एक वर्निक एरिया होता है। इन्होंने दो एरिया बताए, एक तो आता है आपके ब्रोकास एरिया, एक इन्होंने बनाया बताया वर्निक एरिया। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट देखने को मिलता है, एक तो हो गया ब्रोका एरिया और एक हो गया वर्निक एरिया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि आपके ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे दो पार्ट हैं, दो एरिया हैं जो आपके बोलने से, जैसे आप एक तो आप अगर क्लियर नहीं बोल रहे हो वो भी आपके किसी ब्रेन के किसी एरिया से रिलेट कर रहा है, एक आप क्लियर तो बोल रहे हो लेकिन आप जो बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा, तुतला की आवाज आ रही है, स्लो आवाज आ रही है, इन सबको लेकर उन्होंने दो एरिया बताए। एक तो बताया उन्होंने ब्रोकास एरिया और एक बताया उन्होंने वर्निक एरिया। तो देखो ब्रोकास एरिया का मतलब होता है स्पीच से रिलेटेड, एक तो मतलब आप क्लियर बोल नहीं रहे, अस्पष्ट उच्चारण हो रहा है, सिंपल ऐसे समझ सकते हो आप। अगर आपके ब्रोकास एरिया डिस्टर्ब है तो मतलब आप बोलते रहो लेकिन अस्पष्ट उच्चारण हो रहा है। एक आता है आपके वर्निक एरिया, ये आपके सिंपल रिलेट करता है, जैसे आपकी डिक्शनरी है माइंड की उसके साथ में, या ये कह सकते हो कि बोल तो सही रहा है बट समझ में नहीं आ रहा, स्पष्ट उच्चारण लेकिन सामंजस्य वहां पे नहीं हो रहा, मतलब सामने वाला उस चीज को रिलेट नहीं कर पा रहा इसलिए क्योंकि वो सही बोल नहीं पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोकास एरिया और वर्निक एरिया दो अलग अलग बताए थे। कहने का मतलब ये है कि ब्रोकास एरिया मतलब आप बोलने से रिलेटेड है, स्पीच से। वर्निक एरिया है उसके अंदर आपके जो आप बोल तो रहे हो लेकिन टूटी फूटी लैंग्वेज में बोल रहे हो, क्लियर नहीं बोल रहे, तो आप ये कह सकते हो क्लियरली नॉट स्पीच। तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है, ब्रोकास एरिया स्पीच से रिलेटेड है और जो आपके वर्निक एरिया वो आपकी स्पष्ट उच्चारण है लेकिन टूटी फूटी लैंग्वेज है उसके लिए। ब्रोकास एरिया है ये आपके फ्रंटल रीजन के अंदर, इतना ध्यान रखो, ब्रेन का फ्रंटल एरिया उसमें, और वर्निक एरिया वो आपके टेम्पोरल में।
बस आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, ब्रोका फ्रंटल और वर्निका वो आपकी टेम्परल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और यहाँ से एग्जाम के अंदर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट जहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और इथोलॉजी के अंदर सबसे स्पेसिफिक बात ये है कि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, साइंटिस्ट का नाम हो गया या फिर कुछ और नाम हो गए, तो ऐसी सारी चीज़ें बनती हैं। इसके बाद में अलग अलग इथोलॉजिस्ट वगैरह थे, उन्होंने एनिमल्स के न्यूरो एनाटोमिकल मेथड से ही उनके ब्रेन वगैरह की चीज़ें देखी। तो उन्होंने देखा कि एक जो आपके मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के एक तो आपके जो पेरी एक्वाडंकल एरिया और मीडियल हाइपोथैलेमस, एक आपके एमिगडाला, ये सारे के सारे बिल्ली के अंदर, कैट के अंदर ये डिपेंड करेंगे उसके अग्रेसिव और डिफेंस बिहेवियर के लिए। सो ये चीजों को ध्यान रखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर अग्रेसिव एंड डिफेंस बिहेवियर इन कैट। ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ से छोटी छोटी चीजें बन गई, इसलिए आपको ध्यान रखना। एक उसके बाद में एक साइंटिस्ट थे, ये एक नियम आता है, एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंट पोटेंशियली, वो दिया था आपके लेस्ले, लॉ ऑफ इक्वी पोटेंशियलिटी। नाम से पता चल रहा है, कहने का मतलब ये था कि अगर आप किसी एक पार्ट को, ब्रेन के किसी एक पार्ट को डिस्ट्रॉय करोगे तो उन सारे पार्ट्स का अलग अलग कोई ना कोई काम होता है, सबका सिमिलर कोई ना कोई काम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक रूल दिया कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियली, और इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है कि लॉ किया दिया किसने था, ये दिया था आपके लेस्ले ने 1938 में। तो लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियलिटी, जिसको बोलते हैं समसत्ता का नियम, तो ये दिया था आपके लेस्ले ने। इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो आपके कोर्टेक्स वाला पार्ट है उसके अंदर जो काम है उसके वो इक्वल तरीके से चारों तरफ डिवाइडेड रहते हैं। तो अगर आप किसी एक को इनहिबिट करोगे तो सारी की सारी चीजें वहां से उनके अंदर डिस्टर्बेंस आएगा। तो कोर्टेक्स भाग के अंदर जो वर्क है उनके सारे के सारे फंक्शन है वो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके लिए उन्होंने नियम दिया था लेस्ले ने, आपके समसत्ता का नियम। तो यहाँ से आपको ये चीज ध्यान रखनी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल किसने दिया था, ये दिया था आपके लेस्ले ने। इसके बाद में आपके कुछ बिल्ली के अंदर कुछ अलग अलग एरिया है, कैट के अंदर एक तो आपके आता है, कैट के अंदर या फिर अलग अलग जो एनिमल्स वगैरह हैं, अधिकांश जो मोस्टली जो एनिमल्स है उनके अंदर एक तो वेंट्रोमीडियल एरिया। अगर वेंट्रोमीडियल एरिया के अंदर आपने डिस्टर्बेंस किया तो ये क्या करेगा, आपके भूख को बढ़ाएगा, हंगर क्या होगी, भूख बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब चीजों को नोटिस करना, अगर आपने वेंट्रोमीडियल एरिया को डिस्टर्बेंस किया तो आपकी भूख बढ़ेगी। उसके बाद में एक आता है आपके लेटरल हाइपोथैलेमस। अगर आपने यहाँ पे छेड़छाड़ की, डिस्टर्बेंस का मतलब मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपने अगर उसके साथ में कुछ भी उसको डिस्ट्रॉय किया, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्टर्बेंस। लो हाइप सॉरी लेटरल हाइपोथैलेमस का मतलब ये क्या करेगा, आपकी भूख को बंद कर देगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, कॉमन कॉमन सी चीजें हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वेंट्रोमेडियल एरिया है, इसको बोलते हैं आपके स्टेटी सेंटर, सिंपल ध्यान रखो। आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है कि स्टेटी सेंटर कौन सा है जो भूख को बढ़ाएगा, वो आपका वेंट्रोमेडियल, और जो आपके फीडिंग सेंटर है वो आपका लेटरल हाइपोथैलेमस। तो यहाँ से दो तीन चीजें बन गई कि फीडिंग सेंटर, लेटरल हाइपोथैलेमस और वेंट्रोमेडियल, वो हो गया आपका स्टेटी सेंटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगर आपने वेंट्रोमेडियल एरिया है उसको अगर डिस्ट्रॉय किया तो आपकी भूख बढ़ेगी, सिंपल ध्यान रखो, हंगर तेज होगी। और अगर आपने लेटरल हाइपोथैलेमस को डिस्टर्बेंस किया तो आपकी भूख कम हो जाएगी। स्टेटी सेंटर बोलेंगे वेंट्रोमेडियल को, और फीडिंग सेंटर बोलेंगे आपके लेटरल हाइपोथैलेमस को। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनता है। तो इन सारी चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था आपके न्यूरो एनाटोमिकल के अंदर, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाती है। दूसरी चीज एक और था आपके कैट के अंदर, जो आपके एमिगडेला है,
जो आपके लिम्बिक सिस्टम का एक भाग होता है, अगर आपने इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस किया, मैं लिख देता हूँ साथ में। डिस्टर्बेंस का मतलब हो रहा है कि आपने उसके साथ में कोई छेड़छाड़ की है, उसको या तो रिमूव किया है या उसके अंदर कुछ ना कुछ इंजेक्ट करा के उसकी चीजों को नोटिस किया, तो ये क्या करेगा, आपके अंदर सेक्सुअलिटी है उसको क्या करेगा, ये बढ़ाएगा, हाइपर सेक्सुअलिटी। हाइपर सेक्सुअलिटी क्या है, मतलब उसके जो सेक्स डिजायर है वो उसके अंदर हाई हो जाएगी अगर आपने हेमिग्लेटर को डिस्ट्रॉय किया। इसी के साथ में अगर सिमिलरली बोले कि जो आपके वेंट्रोमेडियल एरिया है कैट के अंदर, अगर आपने उसको डिस्टर्ब किया या उसके अंदर आपने कुछ चीजों को नोटिस करने के लिए एनिमल्स बिहेवियर के साथ छेड़छाड़ की, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हाइपोसेक्सुअलिटी इन कैट, हेमिग्डेला सेक्सुअलिटी को बढ़ाएगा और वेंट्रोमेडियल वो उसको क्या करेगा, कम करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, तो एमिगडेला और वेंट्रोमेडियल आपके सेक्सुअलिटी को नोटिस करता है आपके कैट के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये था आपके इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी जो आपकी न्यूरो एनाटोमिकल मेथड के अंदर आती है। तो उसके बाद में आपका जो सेकंड आता है वो आता है आपकी न्यूरोफिजियोलॉजी। तो न्यूरो एनाटोमिकल के अंदर जितनी चीजों के अंदर क्वेश्चन बन सकते थे उन सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, एक तो, एक सेकंड, एक तो इन दोनों वर्ड का पता होना चाहिए। एब्लेशन का मतलब रिमूवल ऑफ टिश्यू, लेसन का मतलब पैथोलॉजी का चेंज इन टिश्यू, ठीक है। स्टीरियोटैक्सिक एटलस का मतलब ब्रेन का मैप बनाना, ये आपको ध्यान रखना है, एक एक वर्ड का पता होना चाहिए। उसके बाद में आपके जो डिग रूट है, और डिग रूट का रेट के ऊपर, जास्कर का कैट के ऊपर, लिन का डॉग के ऊपर इन्होंने बनाए थे। ब्रोकास एरिया जो फ्रंटल रीजन से, वर्निक एरिया जो आपके टेम्पोरल रीजन से, ये आपकी स्पेस से रिलेटेड और ये आपकी डिक्शनरी से रिलेटेड। लो पोटेंशियली दिया था आपके लेसलन ने, कि जो कोर्टेक्स के अंदर जो अलग अलग एरिया है सबके काम सिमिलर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। वेंट्रोमीडियल है वो हंगर को बढ़ाएगा, ये हो गया आपका स्टेटी सेंटर। लेटरल हाइपोथैलेमस वो हो गया आपका फीडिंग सेंटर, हंगर को कम करेगा। तो ये सारी बातें आती है आपकी न्यूरो एनाटोमिकल के अंदर। सेकंड था आपकी न्यूरो फिजियोलॉजिकल। न्यूरो फिजियोलॉजी, इसके अंदर जो आपके एनिमल्स है उसके अंदर अलग अलग टाइप के कुछ इलेक्ट्रिक करंट देके, बाय इलेक्ट्रिक करंट या एनिमल्स के ईसीजी के द्वारा, या उसके अंदर जो ब्रेन वेव्स पाई जाती है उन सब को नोटिस करते हैं अपन न्यूरो फिजियोलॉजिकल मेथड्स के द्वारा। तो यहाँ पे सारी चीजों को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो अलग अलग साइंटिस्ट थे, अलग अलग इथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबने काम किया। इसके अंदर क्या करते हैं जो इथोलॉजिस्ट वगैरह हैं, वो जिस भी उनको एनिमल्स पे स्टडी करनी होती है उसके ब्रेन को ओपन करके उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, उनको आप क्या करते हैं, उनको अंदर इंजेक्ट करवाते हैं और उसके बाद में उनके बिहेवियर को नोटिस करते हैं, ठीक। उनको इलेक्ट्रिक स्टिमुलस देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जैसे एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड हिटजिंग, इन्होंने क्या किया, एक उनके पास जो सैनिक थे, ठीक है, जो युद्ध के दौरान घायल हो गए थे, उन्होंने क्या किया, उसके ब्रेन को ओपन किया और स्टिमुलस दिया। तो उन्होंने देखा कि स्टिमुलस देने पे उसने आंखें खोली। इन्होंने किस पे वर्क किया था, ऑन सोल्जर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज यहाँ पे आती है आपके एडवर्ड जो आपके हिटलर थे, इन्होंने किस पे किया था, आपके सोल्जर पे, सॉरी सॉरी ये सोल्जर नहीं, स्पेलिंग गलत है, SOLDIR, जो सैनिक थे उसके उन्होंने ऊपर इन्होंने बिहेवियर को नोटिस किया इलेक्ट्रिक स्टिमुलस देके, ताकि उन्होंने उसकी ब्रेन को जब खोला तो उसने उसके बाद में आंखें खोली। उसके बाद में एक साइंटिस्ट और आते हैं, उन्होंने भी सेम किया, उन्होंने एक नाम था फ्रिस, और इनके साथ थे हिटची के वापिस से, इन्होंने सेम मेथड अप्लाई किया था, स्टिमुलस इन ब्रेन ऑफ डॉग। यहाँ से आप सिर्फ इन एनिमल्स के नाम और इनके इथोलॉजिस्ट के नाम ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक इसके साथ में नाम था डेविड फेरियर, इन्होंने भी सेम तरीका अपनाया इसके ऊपर डंकी के अंदर। इसी के साथ में एक साइंटिस्ट और थे बार्थेलो, उन्होंने किस पे किया, ह्यूमन पे।
ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, स्टिमुलस देके उनकी एक्टिविटी को नोटिस किया, उसके बाद में इन्होंने ब्रेन में बनाया था, जिसके अंदर इन्होंने ऑडिटरी है या सेंसरी है, ऑल्फैक्टरी है, ये सारी चीजों को नोटिस किया। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम के अंदर आपकी थ्योरी नहीं लिखनी, एग्जाम के अंदर कंपटीशन में आपको साइंटिस्टों के नाम पता होने चाहिए जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स देके उन्होंने ब्रेन में बनाया, स्टिमुलस देके। तो एडवर्ड हिटचिक थे, उन्होंने शोल्डर पर, सैनिकों पर। फ्रिज और हिटजिक थे उन्होंने डॉग के ऊपर। डेविड फोरियर थे डंकी के ऊपर, और बार्थेलो थे ह्यूमन के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, एक साइंटिस्ट थे RW हेस। RW हेस 1931 में, जिन्होंने सबसे पहले ह्यूमन के इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देकर उन्होंने स्टडी की थी। तो ब्रेन की इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिमुलस स्टडी सबसे पहले किसने की थी? आपके RW हेस ने। अगर ब्रेन की इलेक्ट्रो स्टिमुलस स्टडी सबसे पहले नाम आएगा तो वो आएगा RW हेस का। RW हेस के साथ में आपको छोटी सी चीजों को ध्यान रखना है कि RW हेस ने ह्यूमन के ब्रेन वाला पार्ट है उसके स्टडी करके उन्होंने बताया कि ह्यूमंस का जो ब्रेन है उसके अंदर अलग अलग वेव्स पाई जाती हैं, और इन वेव्स से आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो ब्रेन वेव्स इन ह्यूमन। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन है उसके अंदर जो ब्रेन वेव पाई जाती है वो होती है बेसिकली चार टाइप की, अल्फा। और यहाँ से आपके RPSC में क्वेश्चन आया हुआ भी है और आता रहता है, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसके अंदर अलग अलग चार वेव्स पाई जाती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा। अल्फा है, ये आपकी जनरेट होती है कहाँ से? पेराइटल और ऑक्सीपिटल लोब से। जनरेट होगी ऑक्सीपिटल और पेराइटल लोब से। पेराइटल लोब, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, ये वेव कब उत्पन्न होती है? जब आदमी क्या होता है, उसका दिमाग एकदम आराम के टाइम पे, जब इंसान के यहाँ आंख बंद करके नॉर्मल आराम कर रहा होता है, तो उस कंडीशन के अंदर उसके आदमी जो वेव जनरेट होती है वो होती है आपकी कौन सी? अल्फा। तो इसके अंदर क्या होगा? ड्यूरिंग रेस्ट आई क्लोज होगी। तो आई क्लोज और जो रेस्ट के टाइम पे जो वेव जनरेट होती है वो कौन सी होती है आपकी? अल्फा वेव, जो आपके पेराइटल और ऑक्सीपिटल लोब से जनरेट होगी। और इस टाइम आपका जो ब्रेन है वो क्या होता है? अनऑक्यूपाइड होता है, एकदम खाली। और एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी वेव है जो रेस्ट के टाइम पे, आई क्लोज के टाइम पे जनरेट होती है? वो होती है आपकी अल्फा। उसके बाद में आती है आपकी बीटा, जो होती है आपकी फ्रंटल लोब से। ये कब होती है? जब आप, इंसान क्या करता है, जब सोच रहा होता है कुछ ना कुछ, विचार कर रहा होता है, ठीक। तो इसको अपन सिंपल ये कह सकते हैं, ये जो वेव होगी आपकी, एक तो थिंकिंग के टाइम पे, विचार करते समय, एक आपके एकाग्रता के समय, मतलब कंसंट्रेशन के समय, मेंटल एक्टिविटी के समय, मानसिक गतिविधियां उसके दौरान। तो ये आपको ध्यान रखना है। थिंकिंग, कंसंट्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि जो फ्रंटल लोब से उत्पन्न होती है वो आपके मानसिक गतिविधियां, एकाग्रता, विचार के समय, या डेली जो आपके दैनिक सजगता है उसके समय। फिर आती है आपकी थीटा, ये आपकी होगी ऑक्सीपिटल लोब से। ठीक है, ये होती है आपकी इमोशनल कंडीशंस के अंदर। ठीक है, इमोशनल वाले पे होगी, या फिर होगी आपकी जब तनाव में होगी, टेंशन में होगी, उस टाइम पे इमोशनल टेंशन। तो इमोशनल टेंशन के समय जो जनरेट होती है वो होती है आपकी थीटा वेव फ्रॉम ऑक्सीपिटल लोब। तो आपको ध्यान रखना। इसके बाद में लास्ट आती है आपकी, और थीटा को आप साथ में रिलेट कर सकते हो, जो आपका हेलिकुनेशन होता है, मतलब जो विब्रम की कंडीशन होती है उस टाइम पे भी। तो अगर हेलिकुनेशन के साथ में वेव का रिलेशन आता है तो वो होती है आपकी थीटा वेव। इसके बाद में आती है आपकी डेल्टा, लास्ट वेव है। डेल्टा का मतलब है आपकी डीप स्लीप, मतलब एकदम आप आराम से सो रहे हो उस कंडीशन के अंदर, गहरी निद्रा के समय, डीप स्लीप।
तो यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसके अंदर 4 वेव बताई। 4 वेव के अंदर एक तो उन्होंने बताई अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। अल्फा मतलब आराम के समय, ठीक है, आंखें आपकी बंद है लेकिन दिमाग अनऑक्यूपाइड है। बीटा मतलब विचार वगैरह के समय, सिंपल ध्यान को बीटा विचार। थीटा तनाव, और डेल्टा मतलब डीप स्लीप। तो ये आपको चारों जो ब्रेन के अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग वेव्स थी, उनको आपको ध्यान रखना है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में कुछ और इथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एनिमल्स के प्रे कैचिंग बिहेवियर है, फिर उनका फीडिंग बिहेवियर, इन सबको उन्होंने नोटिस करने के लिए उन्होंने वही एनिमल्स के अंदर स्टिमुलस जनरेट किए, उन्होंने नोटिस की। तो एक साइंटिस्ट थे जेफ लाइन, इन्होंने जो डायनसिफलोन है बिल्ली का, उस पर स्टिमुलस देके उसके प्रे कैचिंग बिहेवियर को नोटिस किया। तो नोटिस द प्रे कैचिंग बिहेवियर इन कैट, और कौन से एरिया के अंदर, डायनसिफलोन के अंदर। तो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन से इथोलॉजिस्ट थे जिन्होंने प्रे कैचिंग कैट बिल्ली के अंदर जो प्रे कैचिंग का बिहेवियर है उसको नोटिस किया था, वो था आपके जेफ लाइन। इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक आते हैं आपके ए जुकरमैन, जिन्होंने किया था आपके कबूतर के अंदर 1965 में। इन्होंने क्या किया, इन पिजन कबूतर के अंदर इन्होंने नोटिस किया था, एक तो जो आपके उसका क्या बोलते हैं, कर्सी बिहेवियर था, उसके जो प्लाइन का फ्लिंग का था, तो फ्लिंग और कर्सी बिहेवियर इन्होंने जो नोटिस किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं आपके ई वॉन होलस्ट, ई वॉन होल्स्ट एंड वेंट सेंट पॉल, वेंट सॉरी वॉन सेंट पॉल। इन्होंने क्या देखा था, स्लीपिंग बिहेवियर इन हैंड, मुर्गे के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मुर्गे के अंदर कोई बात करी जाए, किसने देखा था, वो देखा था आपके दो साइंटिस्ट थे, इवॉन होलिस्ट ने और वेंट सेंट पॉल ने। इसके बाद में एक और थे आपके साइंटिस्ट, टी.डी. डेलियस, इन्होंने देखा था बिल्ली के अंदर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बस साइंटिस्ट का नाम और उन्होंने किस एनिमल पे स्टडी की थी। तो इन्होंने देखा था किसके अंदर, कैट के अंदर। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज ध्यान रखनी है। ये 5 साइंटिस्ट हैं, इन सबके पांचों के नाम, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। इथोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको एनिमल्स का नाम और साइंटिस्ट, जिफ लाइन मतलब बिल्ली के अंदर, ए जुकुरमान कबूतर के अंदर, इवन होलेस्ट और स्वेन सेंट पॉल इन्होंने देखा था मुर्गे के अंदर, टीटी डेलिस था उन्होंने देखा था आपके कैट के अंदर। तो ये आपको सारे नाम ध्यान रखने हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इनके साथ में एक साइंटिस्ट और थे, टी ब्राउन, उन्होंने भी देखा था बिल्लियों के अंदर। मैंने ब्रेन जो कैट थी उसके अंदर भी जो गुर्राने की आवाज है या उसकी जो प्लान की है, इन दोनों को चीजों को नोटिस किया था उन्होंने। तो टी ब्राउन इन कैट, बिल्ली के अंदर क्या देखा इन्होंने, एक तो जो प्लान बिहेवियर है उसका फ्ली वाला, और एक उसका जो ग्राउलिंग है, जो गुर्राने का। इन दोनों को उन्होंने नोटिस किया था किसके अंदर, बिल्ली के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। एक से एथियोलॉजिस्ट और थे, उन एथियोलॉजिस्ट ने क्या किया, उनका नाम था आपके सी सैम जैकबसन। 1967 में, एक से 1967 में इन्होंने क्या कहा कि अगर कुछ पेशेंट वगैरह है, अगर आप उनको स्टिमुलस दे रहे हो, उसके क्या बाद में क्या है, उसका डिप्रेशन दूर हो जाता है, उसको टेंशन से छुटकारा मिलता है। तो इस कंडीशन के अंदर आपके स्टिमुलस पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो पेशेंट गेट रिलीफ आफ्टर स्टिमुलस, इतना ध्यान रखना, सिंपल सा। उसके बाद में एक साइंटिस्ट और थे, उनका नाम था एस ग्रोसमान। उन्होंने क्या किया 1966 में, उन्होंने कहा कि जो फीडिंग और जो ड्रिंकिंग सेंटर है, इन दोनों को अलग अलग एक्टिव करने की टेक्निक्स का
इन्होंने सर्च की थी। तो इन्होंने क्या किया, टेक्निक्स फॉर एक्टिवेशन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ टेक्निक्स फॉर एक्टिवेशन ऑफ सेपरेशन, किसको अलग अलग करने की, ड्रिंकिंग और फीडिंग सेंटर। ड्रिंकिंग और फीडिंग सेंटर को अलग अलग करने की जिन्होंने टेक्निक्स डिस्कस की थी वो कौन थे, आपके साइंटिस्ट एस ग्रोसमान। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपका लास्ट आता है न्यूरोकेमिकल टेक्निक, थर्ड टेक्निक आपकी एनाटॉमिकल होगी, फिजियोलॉजिकल होगी, और ये होगी आपकी न्यूरोकेमिकल। नाम से पता चल रहा है, मतलब आपको कोई ना कोई केमिकल इंजेक्ट करा के आप एनिमल का बिहेवियर नोटिस करोगे। इसके अंदर आपको ड्रग्स दे सकते हो, न्यूरो डाल सकते हो, ब्लॉकिंग एजेंट का यूज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ आप हार्मोन्स को नोटिस कर सकते हो, उसको इंजेक्ट करा के। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था, इन्होंने क्या किया कि जो कुछ कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एनिमल्स के ब्रेन वाले पार्ट को कुछ अलग अलग स्टिमुलस देते हैं, जिनसे आप चीजों को नोटिस करते हो। तो इसको इन्होंने स्टडी किया था किसके अंदर, न्यूरोकेमिकल्स के अंदर। इन्होंने कुछ अलग अलग सेंटर बताए थे, जैसे एक आपका सेंटर होता है एसिटाइलिन कोलिन के लिए, जो आपके जो ड्रिंकिंग सेंटर होता है, पीने का केंद्र होता है, उसको स्टिमुलस देता है। ड्रिंकिंग सेंटर स्टिमुलस कहाँ से होगा, किससे होगा, आपके एसिटाइलिन कोलिन से। ये आपको ध्यान रखना है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है कि पीने के केंद्र को प्रेरित कौन करता है, वो था आपके एसिटाइलिन कोलिन। ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, थोड़ा सा इनका ध्यान रखो, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक आपके साइंटिस्ट थे आरपी मिशेल, इन्होंने क्या किया कि ये जो फीमेल कैट थी उसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन इंजेक्ट करवा के उसको सेक्सुअली प्रिपेयर किया, जबकि वो ब्रीडिंग के लिए प्रिपेयर भी नहीं थी। तो आरपी मिशेल का ध्यान रखो, आरपी मिशेल, इन्होंने क्या किया, इंजेक्ट एस्ट्रोजन इन कैट फॉर सेक्सुअली प्रिपरेशन इवन नॉट इन देयर ब्रीडिंग सीजन। उसका उस टाइम ब्रीडिंग सीजन था भी नहीं, बट फिर भी उन्होंने एस्ट्रोजन हार्मोन इंजेक्ट करवा के उसको सेक्सुअली प्रिपेयर कर दिया। तो इन्होंने क्या, एस्ट्रोजन प्रोजेक्ट कराया था, और यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम आर एफ मिजर। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इस उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो वेंट्रोमेडियल रीजन होता है, नोटिस करने वाला बताया कि वो होता है आपके ग्लूकोज अपटेकन के लिए। तो वेंट्रोमेडियल रीजन फॉर ग्लूकोज अपटेकन। एक साइंटिस्ट और थे, उनका नाम था फिशर। इन्होंने 1956 में इन्होंने क्या किया, हाइपोथैलेमस थैलेमस में सेक्सुअल हार्मोन इंजेक्ट करवा के उनको सेक्सुअली और मैटरनली बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। इंजेक्ट सेक्सुअल हार्मोन इन हाइपोथैलेमस। सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये कहा कि आप हाइपोथैलेमस के अंदर सेक्सुअल हार्मोन इंजेक्ट करवा के आप सेक्सुअल और जो मैटरनल बिहेवियर है उसको आप जल्दी तैयार कर सकते हैं। फॉर
मैच्योरेशन ऑफ सेक्सुअल और मैटरनल बिहेवियर। यहाँ से ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट बन जाते हैं। सिंपल सिंपल से वर्ड होते हैं कि पूछ लेते हैं कि कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने हाइपोथैलेमस में सेक्सुअल हार्मोन इंजेक्ट करवा के लैंगिक और जो उसके अलग अलग कंडीशन थी, मैच्योरिटी थी, उनको उन्होंने स्टिमुलस दिया। ठीक, उसके बाद में एक चीज ध्यान रखो, एक वर्ड आता है आपके पेट पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इसके टाल लगा देना और इम्पोर्टेंट है। पेट को यूज किया जाता है आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए। बेस्ट टेक्निक है, तो बेस्ट टेक्निक फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। तो होपफुली ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर अपन ने न्यूरो एनाटोमिकल, केमिकल और फिजियोलॉजिकल सारी चीजों को अपने स्टडी किया। जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं कल अपनी स्टडी करेंगे जो एनिमल्स की वाइल्ड एरिया के अंदर, खुले के अंदर एरिया में जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं उन सब को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते थे वो सारी बातों को अपन डिस्कस कर लिया। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखना इथोलॉजी के, काफी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी और ये आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और होपफुली यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखना, इन जो आज कंटेंट दिया है इसमें से काफी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो होपफुली वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।